नमस्कार। हम मीडिया के लोग हैं और हमें उमाकांत जी एक बड़ी चिंता है, अमन रिजवी जी, कि मीडिया एक तरफा एक्सटेंडेड आर्म बन गया है सरकार की, और किसानों के मसले में वो देश को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान गलत ढंग से सोच रहे हैं, किसान इस तरीके से सोच रहे हैं जो हठधर्मिता है, और सरकार सही ढंग से सोच रही है। और दूसरी चीज, किसानों के हर कार्यक्रम को उनको लगता है कि ये देश विरोधी कार्यक्रम है। जैसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 26 जनवरी का कार्यक्रम देश का कार्यक्रम है, इसमें किसानों को हिस्सा नहीं लेना चाहिए। इसी सवाल के ऊपर मैं सबसे पहले अहमद रिजवी साहबा आपसे मैं कमेंट चाहता हूं कि किसान, सरकार और मीडिया, आप इनको किस तरीके से देख रही हैं? नहीं सर, एक चीज, मैंने तो जब से मैं भारत में हूँ या पैदा हुई हूँ, और पीछे से मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, और तो ये चीज मैं नोटिस करती चली आ रही हूँ लगातार कि किसान कभी भी सड़कों पर नहीं आया। मतलब स्टेप बाय स्टेप आता था, सरकार से नाराज होता था, थोड़ी प्रोटेस्ट होता था, छोटी तादाद में प्रोटेस्ट होता था और वापस चला जाता था। तो मैं ये तो नहीं कहती कि सारा जुल्म उस पर बीजेपी सरकार ने करा, नहीं, पहली सरकारें भी आई और उन्होंने किसान को इतना मजबूत नहीं करा जितना किसान मजबूत होना चाहिए था। जैसे भारत का जो है 78% जो आबादी है भारत की, वो किसान है, लेकिन एमएसपी का लाभ मात्र हम 60 लाख को दिया जा रहा था, शुरू से दिया जा रहा था। यहाँ तक भी बात सही थी, किसान हमेशा डिमांड करता रहा कि एमएसपी मजबूत करिए, और गरम मसाले हैं, फल हैं, फूल हैं, फ्रूट्स हैं, आप इनको एमएसपी के अंदर लेकर आइए और मंडी मजबूत करिए। लेकिन सन 2016 के बाद हम एक अजीब किस्म का भारत में माहौल या उत्पाद देख लीजिए जो गवर्नमेंट के द्वारा हो रहा है। एक खास कम्युनिटी को उठाती है, उसको टैग करती है, उसको टारगेट करती है और भारत से अलग करने की साजिश करती है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सरदार हो, चाहे वो दलित हो। मतलब इनका एक किस्म का टेरर रहा है। तो इस बार इन्होंने किसान विरोधी बिल बनाया। कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई, ये किसानों के विरोधी बिल नहीं है। तो मैं ये वाली बात कैसे मान लूं कि अगर ये किसान के विरोधी बिल नहीं है तो इतने सारे किसान, लाखों की तादाद में किसान इतने जाहिल निपट गंवार हैं कि वो ये नहीं समझ पा रहे, और कोई भी सभ्य नागरिक नहीं समझ पा रहा। तीसरी बात आपने कही कि ये क्या नाम है, सरकार इन पे लगातार टैग कर रही है, कभी इनको आतंकवादी, उग्रवादी, आलिस्तानी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, कनेडियन, पता नहीं कहाँ से उल्टे सीधे लकब देकर इनको एक विलन बनाने की कोशिश कर रही है। और इस काम में इनका जो पूरा सपोर्ट कर रहा है, इनके दंगल राज में या इनके तांडव में, इनका स्ट्रीम मीडिया इनको पूरी सपोर्ट कर रहा है और इनको उग्रवादी के खिताब दे रहा है। गवर्नमेंट एक तरफ तो इनको कहती है किसान नहीं है ना, जब आप इनको किसान नहीं मानते तो फिर उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट कैसे चले गए? वहां पर आप कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है, इनमें खालिस्तानी घुसकर आ गए। तो सुप्रीम कोर्ट का रवैया भी यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो संविधान की रक्षा करती है, सरकार की रक्षा नहीं करती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा ना करके सरकार की रक्षा करती नजर आ रही है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि कमेटी बना दी हमने, कमेटी पर किसान यकीन करें। जब आपने वो कमेटी बनाई है तो क्या आपने किसानों से बात करी? क्या आपने एक भी बंदा ऐसे लिया जो किसानों के बीच में से किसानों का अपना था? आपने चारों बंदे वही लिए जो आपके अपने थे, चाहे वो मान साहब हो, चाहे वो जोशी जी हो, चाहे वो अनिल जी हो, मतलब जितने भी थे सारे के सारे इनके अपने थे। लेकिन किसानों ने कहा हम नहीं मानेंगे। और तीसरी बार जब सरकार ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुनेगा किसान, हमारी भी नहीं सुनना, तो अब सरकार ने इनके पीछे जासूस एजेंसियां लगा दी हैं जो इनको पकड़ पकड़ के धर पकड़ कर रही हैं कि जिसने भी यहाँ पर फंडिंग करी वो क्यों करी। और अभी आपने देखे पंजाब के 6 बड़े आड़तियों पर इन्होंने छापे मारे कि भाई ब्लैक मनी थी। तो 6 साल से सरकार कहाँ थी? सिर्फ 1 महीने में सरकार को याद आया कि इनके पास ब्लैक मनी थी। और तीसरी बात ये कि 26 जनवरी है और ये हमारा नेशनल फेस्टिवल है, तो किसान क्यों नहीं आ सकता 26 जनवरी में? वो ये तो नहीं कह रहा कि आएगा आपकी परेड खराब करेगा, वो तो राजपथ पे आने की बात ही नहीं कर रहा। उसने अपना एक रोड मैप दिया है और उसने कहा है कि हम अलग से जनपद पर आकर अपनी पीसफुली परेड निकालेंगे और हम उन ट्रैक्टरों को दिल्ली को बोसा करवाना चाहते हैं, दिल्ली दिखाना चाहते हैं कि देखो ये वही भारत के ट्रैक्टर हैं जो खेती करते हैं। तो यहाँ पर सरकार डरी हुई है, किसान डरा हुआ नहीं है। किसानों को आप जाकर देखिए, मैं तो डेली जाती हूँ,
मुझे तो नजर नहीं आया कि किसान उत्पाद मचा रहे हैं, इतना मुनज्जम, इतना प्रॉपर तरीके से कि खाना भी चल रहा है, अस्पताल भी बना लिए, मॉल भी बना लिए। तो ये किसानों को एक ग्रे शेड में दिखाने के लिए, विलन दिखाने के लिए वो उनको बदनाम कर रही है सरकार, और इसके लिए इन्होंने पूरी सपोर्ट फर्जी किसानों की भी ले ली, चाहे वो हेमा मालिनी हो या दूसरी डिजिटल तफाइफ कंगना रनौत हो, तो इन लोगों को भी ले लिया जो इन किसानों को बारी बारी आकर उल्टे सीधे स्टेटमेंट देके बदनाम कर रहे हैं। तो ये इस तरह नहीं होगा। 26 जनवरी पे मेरे किसानों का हक है, उसको उनको आना चाहिए। वो ट्रैक्टर के अंदर झंडा लगाकर आ रहे हैं। अब सरकार ये कह रही कि नहीं, आप 25 जनवरी पे मत आए, 26 जनवरी पे मत आए, आप 27 पे आ जाए, 28 पे आ जाए। तो इस वक्त सरकार अड़ियल रवैये पे है, ना कि किसान है, क्योंकि किसान तो एमएसपी मजबूत करने को कह रहा है। और जब वो बिल मांग ही नहीं रहा तो आप बिल वापस लीजिए, क्यों नहीं ले रहे? आप देखिए, परसों की मीटिंग में इन्होंने कहा कि हम 2 साल के लिए इस बिल को कैंसिल कर देते हैं, आप घर वापस चले जाइए। और अगर आपको ये वाला बिल समझ में नहीं आया और आपको लगा हम आप पे जुल्म कर रहे हैं, तो आप फिर सड़कों पर आकर बैठ जाइए। तो सरकार ने क्या किसानों को मजाक समझ लिया है? अहमद रिजवी साहिबा की आपने गुफ्तगू सुनी। मेरा सवाल सिर्फ यह है, हमारे बीच में सुरेश खैरनार जी भी आ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं, पर उनके पास जाने से पहले उमाकांत जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, आप मीडिया के पुराने खिलाड़ी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, टेलीविजन को भी देख रहे हैं, प्रिंट को भी देख रहे हैं। जिस तरीके से हम किसानों का पक्ष छोड़ के, आपकी बिरादरी के लोग, हमारी बिरादरी के लोग और सरकार के साथ खड़े हैं, क्या ये सही है? एक, हम किसानों की समस्याएं लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं, हम समझ नहीं रहे हैं, या हम जानबूझ करके उसे अनदेखा कर रहे हैं और देश के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं? अब जब इतने दिन हो गए हैं, आज शायद 58वां या 59वां दिन होगा, लेकिन हम किसानों की समस्याओं को मजाक के रूप में ले रहे हैं, मीडिया खासकर। सरकार ले तो समझ में आता है, और सरकार तो इसलिए नॉन सीरियस लगती है कि हर चीज के बाद वो एक बयान दे देती है, ये कृषि कानून वापस नहीं होंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर तो यही कहते हैं, प्रधानमंत्री जी खामोश हैं इस समय। मैं इस मीडिया को सामने रख करके आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये जो चीज हो रही है, आपके दोस्तों के साथ बातचीत होती होगी, जो प्रिंट में पत्रकार हैं उनके साथ होती होगी, जो इलेक्ट्रॉनिक में है उनसे होती होगी, जो सोशल मीडिया पे कमेंट्स कर रहे हैं उनसे बात होती होगी। आपको ये परिदृश्य कैसा लगता है? आपको सालता है, दुख देता है, उत्साह देता है, क्या लगता है आपको? बहुत ही आपने जो शुरुआत की और शुरुआत का जो सवाल आपने किया और उसका जो जवाब अमन रिजवी मोहतरमा जी ने दिया, मैं उसी में नई बात तो उसी में जोड़ना चाहूँगा, और आपका सवाल भी शायद उसी संदर्भ में है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबसे बड़ी विडंबना इस देश की है कि जो देश की राजनीति होती है, देश में क्या होना चाहिए और क्या आगे होगा, काफी कुछ उस देश की राजनीति पर निर्भर करता है। और पिछले 6-7 साल में जो हम देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, उससे ये लग रहा है, पहली बार मुझे पार्लियामेंट कवर करते हुए 30 साल पूरे हो गए हैं इस साल नवंबर में, और मैंने इतने मतलब जन विरोधी सरकार, इतना जन विरोधी मीडिया, इतना जन विरोधी सिस्टम, इतना जन विरोधी ब्यूरोक्रेसी, इतना जन विरोधी पुलिस और इतना जन विरोधी कॉर्पोरेट्स, ये मैंने कभी देखा नहीं है। और मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मैंने टिकैत साहब का आंदोलन कवर किया, उनके घर सिसोली में भी मैं रहा। ये तो राकेश तो छोटा सा लड़का था उस समय, शायद 10वीं-11वीं में पढ़ता था, और मैं इनके घर, और मैंने वो आंदोलन का दौर देखा। और उस आंदोलन के दौर के बाद मैंने ये महसूस कर रहा हूँ, आपके सवाल जो आपने किया है उसी सवाल के संदर्भ में मेरी बात दिमाग में आ रही है कि विडंबना जहाँ है कि जो लोग आज देश चला रहे हैं वो उस काबिल नहीं है कि वो देश चलाए। जो लोग मीडिया में खबरें दे रहे हैं, खबरों के तय कर रहे हैं, खबरों की हेडिंग बना रहे हैं, टेलीविजन चैनल्स के एजेंडा तय कर रहे हैं, वो उस काबिल नहीं है कि वो उस जगह पर जहां वो बैठे हैं उनको बैठना चाहिए। तो जब जो जिस काबिल नहीं है, जब उस काबिल जगह पर, जिस पर काबिल लोग बैठने चाहिए, जब नाकाबिल लोग उस जगह पर, जो उन जगहों पर बैठेंगे, तो यही हाल होगा देश का जो आज हो रहा है। देश को अगर कोई मैंडेट किसी गवर्नमेंट को दिया है, तो गवर्नमेंट को मैंडेट दिया गया है कि आप अच्छे काम करें, आप देश को साथ में लेके चलें,
क्या बीजेपी ने अगर 2019 में दोबारा उसको मैंडेट मिला, क्या उसने ये जो कर्मकांड किया है किसान बिल ला करके, क्या उन्होंने इसका वादा किया था देश की जनता से? अगर देश की जनता से उन्होंने ये वादा नहीं किया था तो इससे बड़ी बेईमानी कुछ हो नहीं सकती है। नंबर दूसरी बात, क्योंकि मीडिया से मुद्दा जो हमारा व्यापक इश्यू है वो मीडिया है, तो मीडिया क्या है कि मीडिया खुद ही जो है जज बना हुआ है। ये बड़ी विडंबना है कि मीडिया खुद जज बना हुआ है, और मीडिया में जो लोग हैं, जैसे मैंने बोला अभी कि जो लोग जिस काबिल नहीं है उनको उन जगहों पर बिठा दिया गया है, जिनको खेती की नॉलेज नहीं है, जिनको रबी की फसल का, खरीफ की फसल का, गेहूं का जो बाली कैसी होती है, और जौ की बाली कैसी होती है, ज्वार की बाली कैसी होती है, ज्वार की खेती कैसी होती है, जो इस चीज को जो ये नहीं पता लगा सकते कि गन्ने की जो फसल होती है वो कितने साल में, 3 साल में तैयार होती है, उनको तो पता लगेगा कि एक ही साल में गन्ने की फसल तैयार होती है। जिनको ये चीजें पता नहीं है वो खेती के बारे में जब डिक्टेशन दें जो, और दूसरा बात यहीं तक खत्म नहीं है, मैं तो सबसे बड़ी निराशा मीडिया के अलावा जुडिशरी से भी है। और हमको, क्योंकि हम मीडिया पर्सन हैं और हम संसद में भी बैठते हैं, मैंने ये चीज लगाई है कि लोग इतना डर रहे हैं कि डर का माहौल है जुडिशरी तक में, और ऐसा खौफनाक माहौल है कि कोई भी जो सरकार, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, कि मतलब इस तरह का जुडिशरी में इस तरह का डर का माहौल मैंने कभी नहीं देखा। जुडिशरी का इकबाल खत्म हो गया है, और जुडिशरी एक सोची समझी एजेंडे पर काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं तो चीफ जस्टिस जो इंडिया है मिस्टर बोबड़े, उनको ये बताना चाहूंगा, ये उनकी भावना, जन भावना उनको बताना चाहूंगा कि कैसे आपको इस पूरे अंधकार में आपको देश को एक रास्ता दिखाना चाहिए। आप रास्ता दिखाने के बजाय आप सरकार के साथ सुर में सुर मिला रहे हैं, जबकि एक ऑटोनोमस बॉडी है आप अगर सरकार के खिलाफ, कोई सरकार जो कुछ कर रही है पिछले 57-58 दिन से 2 महीने होने को है, देश में एक बड़ा दिल्ली को चारों तरफ दिल्ली के रास्ते बंद हैं, देश में एक किस्म से अराजकता का माहौल है, और इस अराजकता के माहौल में एक आशा की किरण थी कि जुडिशरी, देश की जो न्यायपालिका है, वो आगे आकर के कोई मिसाल कायम करे, एक देश के लोगों में ये विश्वास कायम करे कि सरकार निकम्मी हो सकती है, विपक्ष निकम्मा हो सकता है, किसान निकम्मा हो सकता है, सिविल सोसाइटी निकम्मी हो सकती है, लेकिन जुडिशरी निकम्मी नहीं हो सकती। जुडिशरी इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करने के लिए बनी है। सरकार आएंगी, सरकार जाएंगी, देश यहीं रहेगा, संविधान यहीं रहेगा, और रहा है संविधान पिछले 70 साल 73 साल से हमारा संविधान बना हुआ है, वो संविधान तो यही है। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि जुडिशरी से सबसे ज्यादा निराशा है, और जुडिशरी किस तरह से चूहे बिल्ली का खेल खेल रही है, किस तरह से वो जिसको कहते हैं घुड़की देती है, और अगले दिन छठ से वो ऐसे लोगों के पैनल में नाम डाल देती है, और हमारा मीडिया पूछता है कि जब कमेटी बन गई है तो आप क्यों कमेटी को, ये जाहिल कहूंगा मैं ऐसे मीडिया को, और मैं उनसे अपने को डिस्कनेक्ट करूंगा कि मैं उस जमात में शामिल नहीं हूं। मैं सौभाग्यशाली हूं, संतोष जी आप जानते हैं कि ये जाहिल मीडिया के लोग, ये अनपढ़ मीडिया के लोग, और ये टेलीविजन के अनपढ़ पत्रकार, इनको ये पता नहीं है कि किस तरह से आप एक आंदोलन को कुचलने के लिए अफवाहें फैला रहे हैं। और ये जो मीडिया जहां ये कंट्रोल हो रहे हैं, ये तोता है, ये मीडिया नहीं है, ये तोता है कॉर्पोरेट्स का। क्योंकि कॉर्पोरेट्स, कौन कॉर्पोरेट्स है? यही कॉर्पोरेट्स है जिन्होंने इस कृषि बिल को ड्राफ्ट किया है, कृषि बिल को ड्राफ्ट करके और भेजा इन्होंने गवर्नमेंट के पास। और ऐसा देश में इस तरह का माहौल और इस तरह का जो संदेश आ रहा है, और जो सरकार अभी देश में कायम है, ऐसा लग रहा है कि ये सरकार नहीं है, कोई कठपुतली का खेल हो रहा है, पर्दे के पीछे कोई और लोग हैं, पर्दे के पीछे जो खेल खिला रहे हैं, और ये मुखौटा है उन कॉर्पोरेट्स के। तो ये बड़ी निराशा, बड़ा संदेश देश की आवाम में, देश की जनता में जा रहा है। मुझे बड़ा दुख है कि ये जो जाहिल और अनपढ़ मीडिया है, और ये अनपढ़ टेलीविजन मीडिया है, ये जो अफवाहें फैलाने का काम कर रहे हैं, ये जो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, ये फैक्ट्स को डिस्टोर्ट करने का काम कर रहे हैं। और मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये जो
टेलीविजन चैनल पर ये जो पत्रकार है, आप किसी को बता दीजिए मेरे पास ये जो तीनों बिल के जो क्लॉज हैं जिन पर किसान फाइट कर रहे हैं उनकी पूरी डिटेल है। इनको आप बुला करके भेजिए, फोन करके पूछिए किसी को भी कि आपने वो जो तीनों बिल जिस पर आप जिनमें भाषण दे रहे हैं, क्या आपने उनके क्लोजेस को पढ़े हैं, क्या क्या लिखा है उसमें। तो ये जो इनको तोते की तरह रटा करके भेजा जाता है, ये वही पढ़ रहे हैं और ये देश के डेमोक्रेसी का नुकसान कर रहे हैं, ये एक पूरी जनरेशन को खत्म कर रहे हैं। ये देश के सोचने समझने की जो क्षमता है और जो लोग लिखे पढ़े लोग हैं, जो लोग सूचना जानने का जिनका डेमोक्रेसी में अधिकार है, तो ये एक किस्म से पूरी सोसाइटी में जहर फैला रहे हैं। और इनके लिए बड़ा अच्छा हो गया कि ये इसको शाहीन बाग में तब्दील नहीं कर पाए, ये धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा नहीं पाए, ये दंगा फसाद नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सारे धर्म के लोग किसान पुत्र उसमें है। तो ये सारी चीजें मैं ये उम्मीद करूंगा कि इन सवालों पर हम बाद में आएंगे, आप इस सब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो और भी जो सवाल पूछेंगे उनका जवाब हम बिल्कुल जी बिल्कुल। उमाकांत जी हमारे साथ सुरेश खैरनार जी हैं, ये वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जन आंदोलन की समन्वय समिति के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। सुरेश जी उनका नाम ये सुना किसान मीडिया और ये जो सारा भ्रमजाल सरकार का चल रहा है, मैं आपके कुछ पोस्ट देखता हूं जिसमें आप इसकी आलोचना करते हैं, पर उमाकांत लखेड़ा जी ने जिन सख्त शब्दों का उपयोग किया है उन सख्त शब्दों से आप कितने सहमत हैं? क्या सरकार किसानों के साथ खेल खेल रही है? क्या सरकार मीडिया के साथ खेल खेल रही है? क्या मीडिया का और सरकार का कोई गठजोड़ हो गया है जिन्होंने उसमें जुडिशरी को भी शामिल किया? आप जो सामाजिक आंदोलनों की समन्वय समिति के संस्थापक सदस्य हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? उमाकांत जी को मैं पहले थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहूंगा। उन्होंने पत्रकारों को अनपढ़, गवार, अज्ञानी बोला है। मैं कहूंगा आज की तारीख में इतने शातिर, इतने होशियार, इतने चालाक, इतने लोमड़ी के दिमाग वाले पत्रकार मैंने अपने जीवन में नहीं देखे। मैं जयप्रकाश आंदोलन का एक सिपाही रहा हूं और जयप्रकाश आंदोलन के समय भी रघुवीर सहाय से लेके, अज्ञे से लेके गणेश मंत्री से लेके विजय तेंदुलकर, हमने ऐसे बहुत सारे टावरिंग पर्सनालिटीज को देखा है जो बाकायदा पटना के गांधी मैदान में खुद आके ये सब चीजों की खबर लेते थे। और वो भी वृत्तपत्र समूह, हमको मालूम है एक्सप्रेस, जिस एक्सप्रेस समूह को संजय गांधी ने धमकी दी थी कि हम आपके इंडियन एक्सप्रेस को बर्बाद करके रख देंगे, तब उसी गोयनका साहब ने उसको जवाब दिया था कि मैं वैसे भी लोटा लेके आया था बेटा, और अभी अगर तुम बढ़ती करोगे तो क्या करोगे मेरा। और वह झुके नहीं थे। लेकिन आज की तारीख में कुछ चंद अफवाह छोड़ दे आपके जैसे, तो टोटल मीडिया हमारे वर्तमान सरकार की शरण में चला गया है। कल ही एक बंदे को लेके जिस ढंग के तथ्य सामने आए, उसका नाम है अर्णव गोस्वामी, उसने जिस ढंग की पत्रकारिता के पैमाने बनाए हैं भारत में, आप जैसे पत्रकारों की गर्दन नीचे करने के लिए पर्याप्त है। किस ढंग से तथाकथित टीआरपी बढ़ाने के लिए उसने पार्थो दासगुप्ता जैसे आदमी के साथ में साठगांठ की थी। तो वर्तमान किसान आंदोलन हो या पिछले साल इन्हीं दिनों में चला हुआ एनआरसी के खिलाफ का आंदोलन हो, सभी आंदोलनों के बारे में मीडिया में के कुछ चंद अपवादों को छोड़ दे तो मेजॉरिटी मीडिया 2013 में सिस्टमैटिक ढंग से कॉर्पोरेट सेक्टर ने खरीदना शुरू किया था। आज की तारीख में मेजॉरिटी चैनल्स और मेजर चैनल्स किनके हाथ में है आपको मेरे से बेहतर मालूम है, क्योंकि आप उसी मीडिया में 30 साल क्रॉस कर चुके हैं, अभी आपने बताया है। तो आज का मीडिया कोई इंडिपेंडेंट मीडिया नहीं है, क्योंकि जब भी मैं किसी स्टूडियो से बाहर आता हूं और बाद में मेरा जब इंटरव्यू को काट छाट करके देखा जाता हूं और मैं वापस फोन करके पूछता हूं तो मुझे जवाब मिलता है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी एंकर का, कि खैरनार साहब हम आखिर किसी के मुलाजिम हैं, हम किसी के नौकर हैं, आपकी इतनी कड़ी टिप्पणी हम पूरी की पूरी नहीं दे सकते। ये उमाकांत जी आज की तारीख में मीडिया का स्वरूप है। आप दिल्ली हैं,
आप पार्लियामेंट को कवर कर रहे हैं। आपने 30 साल के दौरान में बहुत सारे और भी पत्रकारों को देखा होगा। आज की तारीख में जितने पत्रकार हाईली क्वालिफाइड है, वर्तमान का पत्रकार, उसका मैं पुराना एक वीडियो देख रहा था, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि मैं हार्वर्ड से पढ़ के आया हूं। मतलब यहाँ सेंट स्टीफन से लेके हार्वर्ड से लेके दुनिया भर के हवाला दे के अपनी पढ़ाई की बात करने वाले प्रकार किस ढंग से वर्तमान सरकार के साथ में साठगांठ करके चल रहे हैं, ये मैं पूरी लिस्ट बता सकता हूं। कल ही एक पत्रकार के बारे में मैंने 1 घंटे से ऊपर, मेरा इंटरव्यू आज ही मैंने सोशल मीडिया में डाला हुआ है कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और वो पत्रकार भारत का शायद सबसे बड़ा देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने वाला पत्रकार बन चुका है। तो संघ परिवार ने एक जमाने में हिटलर ने गोबेल्स नाम के एक आदमी को पकड़कर, उसने आज से 90-95 साल पहले क्या प्रयोग किया था, हूबहू आज भारत में उस ढंग का प्रयोग वर्तमान सरकार कर रही है। और किसानों के साथ में ये खेल सिंपल खेल नहीं है, चूहा और बिल्ली वाला खेल है। और इसमें हमारी जुडिशियरी शामिल है। आपने बिल्कुल बजा फरमाया। बोबडे हमारे नागपुर से है। बोबडे जी किसी जमाने में शेतकरी संगठन के समर्थक थे। बोबडे जी के घर में शरद जोशी ठहरते थे। ये बोबडे जी खुद अपने आप को तुलन वाले परिवार के कहते हैं। मैं गुजारिश करूंगा दोबारा बोबडे जी को, शरद बोबडे जी को मैं विनती करना चाहूंगा कि आज उनके हाथ में बहुत बड़ा दायित्व मिला हुआ है, ऐतिहासिक दायित्व है। अगर सरकार अनदेखी कर रही, सरकार अगर गलती कर रही, तो सरकार का कान पकड़ना सुप्रीम कोर्ट के जज का काम है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का काम है। और वर्तमान जो भी जजेस हमारे बैठे हुए हैं, मैंने कल भी उनसे विनती की थी उस हमारे इंटरव्यू के बहाने कि कम से कम आज के इस ऐतिहासिक क्षण में वर्तमान सुप्रीम कोर्ट और आप जिस भी बिलोंग करते हैं, उमाकांत जी, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मॉनिटरिंग बॉडीज, ये सब आज क्या कर रही है, किस ढंग से, जिस ढंग से पत्रकार काम कर रहे हैं, ढंग से आपके स्टूडियो में शो हो रहे हैं, जिस ढंग से पैनल डिस्कशंस हो रहे हैं, वो सब चीज़ों को देख के हमारे जैसे एक्टिविस्ट को बहुत पीड़ा होती है। हमने पत्रकारों का 50 साल का पूरा सफर देखा है और आज के वर्तमान पत्रकारों को भी हम देख रहे हैं। हमें पीड़ा तो सरकार 2014 में चुनाव लड़के जिस ढंग से आई है या लाई गई है, ये सरकार 100% कॉरपोरेट सेक्टर की सरकार है। ये सरकार को वर्तमान जो भी हमारे पूंजीपति है, इन्होंने बाकायदा तय करके लाया हुआ है। वर्तमान प्रधानमंत्री जब ये मुख्यमंत्री था, ये उस समय भी कॉरपोरेट का दलाल के रूप में काम करता था। इस मुख्यमंत्री ने उस गुजरात में जिस ढंग से अदानी नाम के उद्योगपति को बेतहाशा फेवर किया है, कांडला नाम का जो पोर्ट है, भारत के इतिहास का पहला पोर्ट है उमाकांत जी, जो किसी प्राइवेट सेक्टर में दिया गया है। और इस अदानी ने उस पोर्ट को डेवलप करने के लिए सब कानून की ऐसी के तैसी की है। तो इस कारण वर्तमान मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री है, जो कभी मुख्यमंत्री रहे, मैं इनके कार्यकाल को वो 13 साल और अभी के 6 साल 19 से 20 ये गरीबी की बात चुनाव, लेकिन ये मुझे उम्मीद है आप जैसे पत्रकारों से, मुझे उम्मीद है शरद बोबडे जी से, मुझे उम्मीद है कुछ ऐसी बॉडी से जो इनका कान पकड़ इनको जगह पे ला है। ये 500 जब अदानी के प्लेन ने की, तो ऐसे प्रधानमंत्री से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। ये प्रधानमंत्री पूंजीपतियों का ही फेवर का काम करेंगे। तो आपने बिल्कुल बजा फरमाया। वर्तमान किसान बिल 100% पुनः ड्राफ्ट किया हुआ बिल है और इस बिल को ये किसी भी हालत में पीछे नहीं लेंगे। मैं लिख के देता हूँ, 1.5 साल का समय ये इसलिए ले रहे हैं ताकि बंगाल, ताकि असम, ताकि ओडिशा
आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश ये सारे चुनाव इनको उत्तराखंड, फेस करने पंजाब। हैं। हाँ, 23 उत्तराखंड में और पंजाब कर रहे हैं। उत्तराखंड, पंजाब उत्तराखंड जी, और पंजाब, उत्तर पंजाब में भी तमिलनाडु, जी ये बहुत जी। सारे ये जानबूझकर 1.5 साल का समय इन्होंने जो एक्सटेंशन का सो कॉल्ड नाटक किया है, ये वापस ये बिल लाने वाले हैं। ये बिल से एक कदम भी पीछे नहीं जाने वाले। ये डंके की चोट पे अमित शाह बोल चुका है। अमित शाह वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी का ये बिल्कुल राइट हैंड आदमी है, और इस आदमी के मुंह से आई हुई बात, मैं कहता हूं कि ये बिल को पीछे नहीं लेने वाले। ये किसी भी हालत में बिल को आगे चलाने वाले हैं। ये सिर्फ 1.5 साल का समय किल करने वाले हैं। और किसानों के बारे में इनकी मंशा कॉर्पोरेट सेक्टर को टोटल कृषि का हमारा क्षेत्र खुल के देना, ये इनकी मंशा है। जिस बिल को विश्व बैंक ने, जिस बिल को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने तारीफ की हो, उल्टा वो बिल कैसा और ठीक होना चाहिए ये वो कह रहे हैं। ऐसे बिल को नरेंद्र मोदी की सरकार एक कदम भी पीछे नहीं लेंगी। ये मैं ये किसान आंदोलन का समर्थक और खुद एक किसान होने के बावजूद मैं कहता हूं कि वर्तमान समय की सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, कॉर्पोरेट सेक्टर की सरकार है, और हमारा मीडिया भी कॉर्पोरेट सेक्टर का मीडिया। कोर्ट भी एक कदम भी पीछे नहीं जाने वाला। सुप्रीम कोर्ट जिस चतुराई से कमेटी की घोषणा किया है, उसी से संकेत मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट के दिल में क्या है। तो इसलिए मुझे वर्तमान जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जिन संस्थाओं को वर्तमान सरकार ने लगभग समाप्त करके रख दिया है, आज की तारीख में आप जैसे कुछ पत्रकार हैं जिनसे मुझे उम्मीद है कि जो पत्रकार इसके बावजूद आवाज उठाएंगे, बोलेंगे और इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ेंगे। वर्तमान सरकार से और संवैधानिक संस्थाओं से मैं ज्यादा उम्मीद करने वाला एक्टिविस्ट नहीं हूँ। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं किसी भी पद पे नहीं। जी सुरेश खन्ना जी, जी एमएन रिजवी जी और उमाकांत जी, ये आंदोलन विश्व का अनूठा आंदोलन है। विश्व में कोई भी आंदोलन इतना बड़ा नहीं चला और अहिंसक और गांधी जी के सिद्धांतों पर नहीं चला। भले ही इन किसानों ने गांधी जी को नहीं पढ़ा हो, लेकिन गांधी जी के आत्मा का सत्व उन्होंने अपने आंदोलन में दिखा दिया। और जेपी कहते थे कि हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। किसानों ने इनकार कर दिया किसी भी प्रकार की धमकी देने से, किसी भी प्रकार के उग्र भाषा बोलने से, बल्कि वो कह रहे हैं कि सरकार हमारी है, हम इनके साथ क्यों बात नहीं करेंगे, हम चाहेंगे कि वो इन कानूनों को रद्द करें। मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि क्या ये सरकार विश्व के इस अनूठे शांति प्रिय गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाले आंदोलन से घबरा गई है क्या? और क्या सुरेश खैरनार जी और आप तीनों लोग जो बोल रहे हैं, उमाकांत जी और एमएन रिजवी जी, क्या इससे हम ये माने कि किसानों का जो अहिंसक सत्याग्रह है, वो सत्याग्रह एक सरकार को, जो इतनी बड़ी मजबूत बहुमत वाली सरकार है, उस सरकार को उसने हिला दिया है, डरा दिया है, और सरकार किसी भी तरीके से इस आंदोलन को हिंसक स्वरूप दे करके या उन्हें बरगला करके या ये कह करके, देश के किसान ये नहीं चाहते हैं। जब किसानों ने पूछा वो देश के कौन से किसान है जो इस कानून को चाहते हैं, उनका नाम बताइए, उन संगठनों से मिलवाइए, सरकार चुप हो गई। मैं नरेंद्र सिंह तोमर की बात कर रहा हूं, जिन्होंने ये कहा था कि देश के बहुत सारे किसान इन कानूनों के समर्थन में है। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या सरकार और किसान के बीच में जो हो रहा है, उस चीज को हम भविष्य में एक देश के एक बड़े आंदोलन के रूप की छाया भी देख सकते हैं क्या? देश की समस्याओं को लेकर के लोग अपनी आवाज उठाने की हिम्मत अपने अंदर पैदा कर सकें, इससे सरकार डर रही है क्या? किस चीज से सरकार डर रही है और एक हाथ धर्मी पे तुली हुई है कि हम इन कानूनों को रद्द नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर? कौन, किससे मैं पूछूं? एमएन रिजवी साहब, आप ही बताइए, आपने शुरू किया था।
हाँ, तो मैं यही कहूंगी कि आप जिस तरह देखिए मतलब ये बिल जैसे दादागिरी से पास करा इन्होंने, और ये तो कोई अंधा भी जिसके अंदर जरा सी भी बुद्धि होगी वो बता देगा कि किसानों के विरोधी है। लेकिन ये लगातार उल्टी सीधी एंटीबायोटिक लेकर आने के नहीं फेवर में है, और जितने इनके लोग हैं या मीडिया कॉर्पोरेट है या इनका कॉर्पोरेट घराना है जिन्होंने कभी गमले में धनिया नहीं उगाया, वो इस फार्मिंग के बिल के फायदे बता रहे हैं कि ये होगा वो होगा फलाना होगा। लेकिन इनके साथ ट्रेजेडी है कि इन्होंने किसानों को बहुत दबा कुचला पिछड़ा वाला किसान समझा था कि शायद सन 47 से पहले का किसान है। ये लोग ये भूल गए थे कि नहीं, ये डिजिटल युग का डिजिटल किसान है और इनकी औलादे कनाडा में ऑस्ट्रेलिया में पढ़ती हैं। अब ये मूवमेंट को तो खत्म नहीं करा सकते, इनको लग रहा है कि हम मूवमेंट तो खत्म नहीं करा सकते, डायरेक्ट गोलियां भी नहीं मार सकते हैं। हाँ, स्टेप बाय स्टेप हम इनको एक डिवाइड कर सकते हैं, लोगों की मेंटालिटी को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये अजीब अजीब से स्कैंडल लेकर आए, जैसे अभी आपने देखा कि 4-5 दिन पहले तांडव मूवी का तांडव लेकर आए, ताकि लोगों का जो दिमाग डाइवर्ट है वो किसानों पे से हट के तांडव मूवी पर चला जाए। और वहां इन्होंने मजहब विशेष को कहा कि भाई देखो, ये सैफ अली खान मुसलमान है। ऐसे मौके पर सैफ अली खान को मुसलमान मान लेते, जब वो शादियां करता है 2 पंडितानियों से तब वो मुसलमान नहीं होता। तो तांडव मूवी में इन्होंने दिमाग डाइवर्ट करने की कोशिश करी, लेकिन पब्लिक जाग गई, पब्लिक का दिमाग डाइवर्ट नहीं हुआ। उसके बाद आपने देखा कि बीजेपी के लेटर हेड पर एक एक नोटिस निकलता है जिसपे वो साफ खुली अपॉर्चुनिटी दे रही है आरएसएस वालों को और बजरंग दल वालों को, इन सारे जाफरानी गुंडों को दावत दे रही कि तुम आओ और इन किसानों को हटाओ, ये देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, इनके साथ वही सुलूक करो जो तुमने शाहीन बाग वालों के साथ करा था। और सरकार ये भी आश्वासन दे रही है कि हम लिख कर देंगे कि तुम्हारे पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। जब ये लेटर वायरल हो गया, हर तरफ पहुंच गया, बच्चे बच्चे के पास पहुंच गया, अब बीजेपी दूसरा तुरुप का इक्का लेकर आई, कहती नहीं नहीं ये हमने नहीं करा, ये तो हमारे लेटर पैड को किसी ने यूज कर लिया। तो वो लेटर पैड था, वो टॉयलेट का टिश्यू पेपर नहीं था जो सड़कों पर पड़ा हुआ था, कोई भी उसको उठाएगा और मन मुताबिक उसमें कोई भी कोटेशन लिख देगा, कुछ भी लिख देगा, आतंकी सोच लिख देगा, उसको वायरल करा देगा। तो यहाँ से भी ये इस आंदोलन को कमजोर करना चाहती है, सोच रहे हैं कि सारे के सारे ये चड्डीधारी जितने ये आरएसएस वाले हैं, ये तीर त्रिशूल तलवार लेकर निकल जाएंगे और किसानों को मारना शुरू कर देंगे, जैसे कई बार इन्होंने शाहीन बाग पर हमला करा या दिल्ली दंगों में देखिए प्री प्लान कोऑर्डिनेट करा था इन्होंने। तो ये उस चीज की गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये किसान को किसान नहीं मानना है, किसान को एक कम्युनिटी मानना है। ये सोच रहे किसान एक कम्युनिटी है, जैसे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई होते हैं, ऐसे ही 5वीं कम्युनिटी भारत में किसान है। यहाँ पर ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि किसानी का कोई मजहब नहीं होता, रोटी का कोई मजहब नहीं होता, रोटी तो रोटी होती है। तो ये अन्नदाता है, और अन्नदाता होने का मतलब ये नहीं है कि मैं उसमें किसान नहीं हो सकती। मैं मीडिया लाइन से नहीं हूँ, मैं भी एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, और मैं बहुत लगातार टारगेट करी जा रही हूँ। जब मैं जाती हूँ यहाँ पर किसी भी मैं प्रोटेस्ट में जा रही हूँ तो मुझे हुटिंग शुरू हो जाती है कि शाहीन बाग की बिरयानी आ गई। तो वो लोग कौन है? वो लोग वही है जो आरएसएस के लोग हैं, कुछ प्यादे हैं जो प्रोटेस्ट में इम्प्लांट करे हुए, जो प्रोटेस्ट खराब कर रहे हैं। तो इनकी कोई भी चाल इस वक्त उल्टी पड़नी है, क्योंकि किसान पूरे सब्र से आया है और वो कह रहा है कि हमारे आगे भी मौत है, पीछे भी मौत है। अगर वो इस बिल को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो भी वो मर जाते हैं, क्योंकि उनकी खेती खत्म हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उनकी जमीनें छीन ली जाएंगी, और जो गेहूं अभी 20-25 रुपए किलो मिल रहा है शायद वो हमें 150 रुपए किलो भी ना मिले। लेकिन किसान जो है वो बैठा है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये वाली बात भारत के 140 करोड़ लोगों को समझनी होगी कि किसान अपने लिए नहीं बैठा, ये आपके लिए बैठा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, हालांकि मैं बहुत बड़ी काबिल बंदी नहीं हूँ, एक समझदार हूँ, एक भारतीय हूँ, और थिंक अबाउट करती हूँ कि चीजें क्या हो रही हैं, तो मैं यही कहूंगी जैसे पीएम केयर फंड बना था, ऐसे ही किसान केयर फंड हम लोगों को बनवाना चाहिए, और जिसमें हर भारतीय को आग्रह करना चाहिए कि आप रोजाना 1 रुपए उसमें डालो, और वो 1 रुपए हम किसानों को दें जो उनकी मंथली ईयरली आय होती थी, और उनसे कहते हैं कि खबरदार तुमने कोई खेती नहीं करनी, तुम खेती करना छोड़ दो, सिर्फ इतनी खेती करो कि तुम्हारे आसपास के 3 गांव उसको खा लें। फिर इस सरकार को पता चलेगा कि मेरे भारत के किसानों की पावर क्या है, खेती किसानी क्या होती है, क्योंकि भारत का पूरा इकोनॉमिकल जो टिकाऊ है वो मेरी खेती पर है। हमारा जो टोटल का टोटल बजट है या हमारा पूरा भारत का जो एक टैक्स निकलता है वो मेरी खेती किसानी से निकलता है। तो सरकार बैक फ्रंट पर आ जाएगी अगर किसान ये वाली बात तय कर लें कि हमने अपनी जमीनों पर खेती करनी है, लेकिन अपने भाइयों के लिए, अपने गांव के लिए हम सरकार को एक चमचा, एक अन्न का दाना नहीं देंगे। तो इस वक्त किसान को हमारी जरूरत है, हम तमाम पूरे भारतीयों की जरूरत है कि हम आगे आए, उनको सपोर्ट करें, क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि अभी भी 50% किसान ऐसे जिनकी वार्षिक आय 15,000 भी नहीं है।
सबसे ज्यादा खुदकुशी कौन करता है? किसान करता है। सबसे ज्यादा कर्ज के बोझ तले कौन दबा हुआ है? किसान दबा हुआ है। और दूसरी बात ये कि जो लोग फार्मिंग से कारपोरेट वाले जुड़े हुए हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, चाहे वो सीड फील हो, फिर ये इतने करोड़पति कैसे हो जाते हैं? जो काम मेरा किसान कर रहा है वो तो खुदकुशी करके मर रहा है, लेकिन जो इनडायरेक्ट उनसे जुड़े हुए हैं और सिर्फ सामान खरीद रहे हैं, वो खरबोपति अरबोपति होए जा रहे हैं। तो ये अंबानी अदानी की जो एक चाल है कि वो भारत को कैप्चर कर लेंगे और पूरा ये काले वाले अंग्रेज भारत को गुलाम बना लेंगे और हमें सन 47 से पहले ले जाकर फेंक देंगे। अगर इस सोच को कुचलना है और भारत को इन लोगों से बचाना है, तो हम सबको किसानों के लिए आगे आना होगा। हमें किसान केयर फंड बनाना होगा, हमें पूरी सपोर्ट करनी होगी। और रोजाना 1 रुपए निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आराम से हम लोग ये कर सकते हैं। ये मेरी जी। अपनी राय है, मैंने मुझे नहीं मालूम कि नहीं, कोई बहुत इससे बहुत सहमत हो। बहुत बहुत वाजिब राय है, आपने देश के सामने रखी। उमाकांत जी, मैं फिर उस सवाल को दोहराता हूं, आप बाकी सारी बातों के साथ इस बात का जवाब दें। क्या सरकार इस बात से डर रही है कि अगर उसने किसानों की मांग स्वीकार कर ली तो इस देश के वो सारे लोग जो दुखी हैं, परेशान हैं, सरकारी नीतियों से हों, अर्थव्यवस्था से हों, बेरोजगारी से हों, वो सारे लोग जो शिक्षा से परेशान हैं, स्वास्थ्य से परेशान हैं, वो सारे लोग अपनी आवाज उठाने लगेंगे और सरकार के लिए शासन करना मुश्किल हो जाएगा? क्या ये डर कहीं सरकार के मन में है? डर, देखिए क्या होता है कि जब कोई भी, संतोष जी, देखिए कोई भी आंदोलन होता है तो उस आंदोलन में भले ही ये किसान किसान इसके फ्रंट में है, लेकिन पिछले 7 बरस में और पिछले 7-8 महीने में इस सरकार के आने के 1-1.25 साल इस सरकार को मेरे समझ से हो गया आए हुए, जितना भी आम पब्लिक का जो गुबार है, क्योंकि देखिए इससे पहले इन्होंने नोटबंदी में लोगों को तबाह किया, बर्बाद की, इकोनॉमी बर्बाद की, सब कुछ बर्बाद किया, लोग लाइन पे लड़ गए, इन्होंने लोगों को वो अफीम चटा दी देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की। इनसे बड़ा राष्ट्रभक्त कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैंने भी मेरा ऑफिस रिजर्व बैंक के बैक साइड में था, रफी मार्ग पर आईएनएस बिल्डिंग, तो मैं पीछे आरबीआई के लाइन में लग गया, एक दिन स्टोरी कर रहा था, नोटबंदी के अगले 2 दिन बाद की बात है। तो मैंने ऐसे लोगों के रिएक्शन लेने के लिए खड़ा हुआ, मैंने कहा भाई साहब ये बताओ कि ये लाइन पे तो बड़ा गलत है। तो 3-4 लोग मुझे मतलब गुस्सा हो गए मेरे पर कि भाई साहब आपको अगर दिक्कत है तो आप क्यों लाइन पे लगे हैं, हम तो देशभक्त हैं इसलिए लाइन पे लगे हुए हैं। तो मुझे लगा, मैंने फिर उस पर लिखा कि भाई इस तरह के लोगों की प्रतिक्रिया है और इस तरह के लोगों को, जिसको मति को भ्रष्ट कर दिया गया है लोगों की, कि लोग इस तरह से गंदे नाले में पड़े हैं। लेकिन वो जैसे गंदे नाले में एक जानवर होता है, आपको पता ही है कि वो गंदे नाले में उसे बाहर निकालो थोड़ी देर के लिए, फिर वो गंदे नाले में वापस चला जाता है। तो इस देश की जनता को इस तरह से, एक बुरी जमात को, एक पूरी जनरेशन को इस तरह से उसकी मति को पथभ्रष्ट कर दिया गया है कि इस देश में एक कोई कम्युनिटी है जो कम्युनिटी का राज आने वाला है, और आप सब लोगों को, उन लोगों ने पैसा इकट्ठा कर लिया है और ये सब हो गया है। और तो इनको एक चीज पता लग गई इस देश में कि इस देश में लोगों को एक ही रास्ता है इस देश पर राज करने का, कि इस देश में लोगों को धर्म रूपी अफीम चटा करके बेहोश कर लो, ताकि लोग रोजी ना मांगे, रोजगार ना मांगे, महिला सुरक्षा ना मांगे, किसान अपनी मांग ना करे, रोजी रोटी के आंदोलन ना हो, कर्मचारी अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात ना करें। अभी देखिए कि कोरोना के बाद में मैं दर्जनों ऐसे लोगों को निजी तौर पर जानता हूं जिनकी नौकरियां चली गई, जिनको बुलाया गया दफ्तर में, कहा गया कि साहब आप कल से मत आना, क्या आपको पता नहीं कोरोना हो गया। अभी इन्होंने कोरोना के पहले ही पार्लियामेंट में जो लेबर रिफॉर्म का कानून लेके आए हैं, वो हायर एंड, हाँ, इनको पता था कि मतलब ऐसे बाल जीवन घुट्टी पहले से लेके आए कि बच्चा पैदा होगा और बच्चा पैदा होते ही बाल जीवन घुट्टी की जरूरत पड़ेगी। तो बाल जीवन घुट्टी है ना, बाल जीवन घुट्टी भी लेके आ गए। और लेबर, सो कॉल्ड लेबर रिफॉर्म, आप किसी दिन ट्रेड यूनियंस के नेताओं का, जो बचे खुचे थोड़ा बहुत ट्रेड यूनियन के नेता हैं, किसी दिन बुलाइए आप उनको कि क्या इन्होंने बाल जीवन घुट्टी पिला दी और ये कह दिया कि मतलब ऑलरेडी लॉन्चिंग पैड तैयार कर दिया कि आप कोरोना आएगा, कोरोना के बाद आप लोगों को करेंगे, लॉकडाउन करेंगे बिना सोचे समझे।
फिर इस देश के 10 से 12 करोड़ लोगों को पैदल अपने घर जाने को मजबूर करेंगे, करोड़ों लोगों की नौकरियां जाएंगी। तो नौकरियां जाएंगी तो अदालतें मुकदमों से पट जाएंगी। तो अदालतें जब मुकदमों से पटेंगी तो क्या करेंगे आप तब तक लेबर रिफॉर्म लेके आ जाइए कि कोई भी कंप्लेंट जो है किसी भी कोर्ट में, किसी भी लेबर कोर्ट में, किसी भी पार्लियामेंट में, किसी विधानसभा में कहीं उसको इंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो पहले से पूरा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया, जिसको रोड मैप हम कह सकते हैं कि रोड मैप आपने पहले से तबाह कर दिया। तो दूसरा आपका जो सवाल है कि निश्चित रूप से मैं डंके की चोट पे ये बात कह सकता हूं कि मोदी सरकार इतनी डरी हुई है कि उनको, जिसको कहते हैं आटे दाल चावल का भाव पहली बार पता लगा। क्योंकि ये किसान तो है नहीं, इनको खेती से, किसान से, ये मुझे नहीं लगता इन्होंने किसी खेत में कदम भी रखा होगा। क्योंकि ये तो मोदी जी तो भाषण दे चुके हैं कि मैं तो गुजराती हूँ, ब्लड है मेरे खून में भी व्यापार है। ये भाषण पब्लिक रैली में भाषण दे चुके हैं, कोई ये नहीं कि कोई ड्राइंग रूम में बैठ के बात की होगी। तो ये व्यापार, तो चूंकि ये खुद व्यापार करना जानते, तो ये देश को भी ट्रेडिंग करा रहे हैं। तो ट्रेडिंग किससे? ट्रेडिंग से आप किसान से तो ट्रेडिंग कराओगे नहीं, पत्रकारों से ट्रेडिंग कराओगे नहीं। ट्रेडिंग किसके कराओगे? जो 4-5, 3-4 जो आपके दोस्त हैं उनके थ्रू इस देश को बेचोगे, क्योंकि आप खुद इसमें पार्टी है। और आपको ये संदेश जो गया है, और इनको पता है ये कि जिसको दे आर वर्चुअली पुश टू द वॉल, कि इनको पता है कि आगे इतनी कठिन दीवार खड़ी हो गई है। और अभी इनको पता नहीं है कि इन्होंने ये जो किसान आंदोलन के नाम पर पिछले 2 महीने में 70 से ज्यादा, मिनिमम बता रहा हूं मैं, 70 लोग तो यहाँ बॉर्डर पे मर चुके हैं फील्ड में। बिल्कुल, बिल्कुल, जो लोग बिल्कुल। बीमार होके, संतोष जी बीमार होके राजस्थान गए, गंगानगर गए, पटियाला गए या रोपड़ गए, दूर दराज के बीमार होके जो यहाँ बीमार पड़ गए, उनको उनके घर वाले ले गए वापस अस्पताल में भर्ती करने। वो मर गए, तर गए, उनका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, उनका तो रिकॉर्ड कहीं है ही नहीं। और इस सरकार को कोई मतलब नहीं है कि 2 शब्द संवेदना के। मुझे याद है कि नोटबंदी के बाद पार्लियामेंट में, लोकसभा में डिस्कशन हुआ, दोनों सदनों में डिस्कशन हुआ कि नोटबंदी का औचित्य क्या है। उस पर एक डिस्कशन हुआ, वो नियम 193 के तहत जब डिस्कशन हुआ उसमें, तो मेरे रिकॉर्ड में और जो मीडिया में रिपोर्ट्स आई थी उसके हिसाब से 127 लोग या तो हार्ट अटैक से मर गए लाइन पे खड़े खड़े। उन्होंने कोई डायबिटिक थे, वो बेचारे सुबह अपनी रकम जमा करने या निकालने आए, तो वो डायबिटिक थे, वो डर के मारे घर दवा भूल गए या खाने नहीं गए वापस, या खाली पेट थे और खाली पेट वो मजबूर हो गए दवा खाने को। तो डायबिटिक के अंदर आपको पता है कि डायबिटिक अगर खाना नहीं खाएगा तो वो वहीं मर जाएगा। तो दर्जनों लोग डायबिटिक थे, जो दवा नहीं मिली वो मर गए लाइन में खड़े होके। दर्जनों लोगों को हार्ट अटैक हुआ क्योंकि उनको ये लग गया कि हमारा जो जमा पैसा पूंजी, हमारी जो घरों में माता बहनें गुल्लक रखती थी, ये रखती थी, वो रखती थी, हस्बैंड से छिपा के, पिताजी से छिपा के, भाई से छिपा करके अपने घर में लॉकर के पैसे रखती थी। बैंक में कौन जमा करता था पैसे? इस तरह के जो प्राइवेट बचत है जाके बैंक में थोड़ी जमा करता है। तो लोगों को हार्ट अटैक हुआ, लोगों के, और मैं तो बता रहा हूं कि इतने दुर्घटना में लोग मरे। मेरे गांव के पास एक गांव की औरतें, 7-8 औरतें जा रही थी और बेचारे किसी का 500 रुपए का नोट बदलवाने। आप देखो ना इस देश में, कि इस देश में गरीबी की आप देखिए कि 500 रुपए का नोट किसी महिला के पास, बुढ़िया औरत के पास पड़ा हुआ था। वो बेचारी 11-12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर बैंक जा रही थी एक जीप में बैठ करके उस 500 रुपए का नोट बदलवाने, और वो जीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उस पर 7 के 7 लोग जो बैंक जा रहे थे सारे मौके पर ही मर गए। किसी के प्रति किसी, और ऐसी दुर्घटनाएं, दर्जनों दुर्घटनाएं देश में कश्मीर से और कन्याकुमारी हुई कि बैंक के कर्मचारी नोट बदलवाने जा रहे थे, पैसे लेके जा रहे थे, इसका कोई हिसाब नहीं। एक शब्द पार्लियामेंट में मैं सरकार का जवाब, अरुण जेटली जी, दिवंगत अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे, मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा, लेकिन मैं देख रहा था कि एक शब्द ना तो प्रधानमंत्री के मुंह से निकला, ना उनके मंत्रियों के मुंह से निकला कि हम, जब डिस्कशन होता है और कोई संवेदनशील सरकार होती है, सेंसिटिव गवर्नमेंट होती है, तो वो कहती है कि हमें बड़ा दुख हुआ, हमारे जो कुछ लोगों को तकलीफ हुई,
लाइन में खड़े होकर लोग एक शब्द नहीं हुआ कि उनके सहानुभूति के, अरे वो पैसा मांग रहे हैं, वो कोई कंपनसेशन मांगा, कुछ नहीं मांगा, वो मौत मर गए, भगवान को प्यारे हो गए, खुदा को प्यारे हो गए, लेकिन आपके मुंह से दो शब्द नहीं निकलता। आप किसके प्रधानमंत्री हैं? आप इस देश के प्रधानमंत्री या इस देश की सरकार कहलाने का कोई नैतिक अधिकार है आपको? आप इस देश के प्रतिनिधि कहलाने का अधिकार है? तो जाहिर सी बात है कि सरकार इतनी डरी हुई है और इतनी खौफजदा है ये गवर्नमेंट कि इस सरकार को इस पता लग गया कि इन्होंने इस आंदोलन को मिस हैंडल करके और ये 3 काले कानून ला करके जिस तरह के हालात इस देश में पैदा किए हैं, तो इन्होंने कम से कम 60 करोड़ लोग इनको अगले चुनाव में हराने के लिए कार्यकर्ता तैयार कर दिए हैं। ये मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 60 करोड़ किसान और उनके परिवार के मेंबर हैं। इसमें आर्म फोर्सेस में भी हैं, इसमें सीआरपीएफ में भी हैं, दिल्ली पुलिस में भी हैं। वो उनके बच्चे जिनके माता पिताजी किसान थे, फार्मर थे, जैसे हम सारे लोग फार्मर लोग, तो हम सारे लोग उसी जमात में आते। तो 60 करोड़ लोग ऐसे इन्होंने एक्टिविस्ट तैयार कर दिए, जिसको कहते हैं सुपारी तैयार दे दी इन्होंने लोगों को कि भाई साहब अब आप ये दिल्ली में से जाएंगे तो गांव में क्या आरती उतारेंगे जाकर के? ये जितने बीजेपी के सो कॉल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हमारे कई दर्जनों मित्र हैं बीजेपी के एमपी भी, उन सब का बड़ा स्वागत करेंगे वहां जाकर के। ये तो कहेंगे भैया इस्तीफा दे, तेरा इस्तीफा लेकर के गाड़ी में बिठा के तेरे लोकसभा स्पीकर से मिलाने ले जा रहा है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इनको ये पता लगा, गलती का एहसास हो चुका है इनको। अगर इनका घमंड टूटा नहीं होता, इनका गरुड़ टूटा नहीं होता, तो ये 1.5 साल और 2 साल की ये फेस सेविंग का फॉर्मूला पेश नहीं करते। तो एक जन विरोधी इस सरकार का चेहरा, और इनको पता लग गया है कि हमारा जन विरोधी चेहरा उजागर हो गया है। अब हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, अब हम जनता के पास वोट देने के काबिल नहीं है। हम जनता को किस मुंह से कहेंगे कि वोट दो, क्योंकि गांव-गांव में तो किसान है और किसान आप गांव में घुस के आप हमने तो वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब सब जगह देखा, ये घुस के दिखा ले गांव में जाकर के, ये आंदोलन खत्म हो या ना हो खत्म। तो ये एक ऐसी हालत पैदा कर दी है कि ये किसान, ये सरकार जिस खेत पे चढ़ी हुई है, जिस पेड़ पे चढ़ी, उसी को जमीन से काट रही है। मैं आप चर्चा आगे बढ़ाए, मैं आपको निवेदन करूंगा। उमाकांत जी, आखिरी सवाल आपसे और एमन रिजवी से साहिबा से है। अफसोस की बात है कि इंटरनेट की समस्या की वजह से सुरेश खन्नाट जी हमारे बीच शामिल नहीं हो पा रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल इस आंदोलन को लेकर के है। आंदोलन शांतिपूर्ण है, गांधी जी के सिद्धांतों पर है और सारी दुनिया में अद्भुत, अनूठा, जितने विशेषण दिए जाएं वैसा है। और दुनिया के अखबारों में जितनी तारीफ इस किसान आंदोलन की हो रही है, वो उसे देख करके लगता है कि भारत कई अर्थों में सचमुच अपनी महानता अभी बचाए हुए, और किसानों ने उस महानता को साबित किया है कि किस तरीके से लाखों लोग शांतिपूर्वक रह सकते हैं, बिना लूट के, खसोट के, एक बिना केले का ठेला लूटे हुए। सबसे बड़ी चीज है, किसान कह रहे हैं कि हम 10,000 की संख्या में मरने को तैयार हैं। ये जज्बा भारत के किसान ही दिखा सकता है। और गांधी के सिद्धांतों में विश्वास रखने वाला, भले ही उसने टेक्स्ट बुक में पढ़ा या न पढ़ा हो, पर परंपरा से वो गांधी के आदर्शों में विश्वास करता है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, मैं इधर देख रहा हूं कल से कि हर सड़क से ट्रैक्टर आ रहे हैं दिल्ली की तरफ। अजीब अजीब तरह के ट्रैक्टर आ रहे हैं, किसानों ने मॉडिफाई कर लिया है, लोग भरे हुए हैं उसमें। उनका कहना है कि 26 जनवरी राष्ट्र का त्योहार है, हम इसे मनाएंगे। सरकार उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, पुलिस ने अभी तक उनको अनुमति नहीं दी है। और अब किसानों का कहना है कि हम 1 लाख ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर जुलूस निकालेंगे। 1 लाख ट्रैक्टर। सवेरे मेरे पास खबर आई, आज मैंने सवेरे प्रोग्राम में सूचना भी दी लोगों को, आप लोगों को मैं शेयर करना चाहता हूं। बहुत सारी जगहों से मुझे खबर आ रही है कि जो नौजवान हैं वो कह रहे हैं जब ट्रैक्टरों की लाइन खत्म हो जाएगी तो हम मोटरसाइकिल पे उनके साथ चलेंगे। बहुत सारी जगहों पे लोग कह रहे हैं हम पैदल भी उनके साथ चलेंगे। ये जो जन उभार है, किसानों के समर्थन में देश भर के लोग आए हुए हैं। और खबर आप देख रहे हैं कि उड़ीसा के
किसानों को किस तरह उत्तर प्रदेश में योगी जी ने रोक रखा, गिरफ्तार किया, अब वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और अभी 4-5 घंटे पहले उन्होंने इटावा क्रॉस कर लिया था दिल्ली की तरफ। अब उनके खाने का इंतजाम पुलिस नहीं कर पा रही है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लड़कों ने किया, स्थानीय किसान कर रहे हैं और सरकार कह रही है कि ये सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा यहाँ का आंदोलन है। पर मुझे तो इस आंदोलन में महाराष्ट्र भी दिखाई दे रहा है, गुजरात भी दिखाई दे रहा है, उड़ीसा भी दिखाई दे रहा है, तमिलनाडु भी दिखाई दे रहा है। सरकार और टेलीविजन चैनल ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो 26 जनवरी का जुलूस है ये दुनिया को क्या संदेश देगा? और आप दोनों को बता दूं 450 से ज्यादा पत्रकार विश्व के दिल्ली में आ चुके हैं इस अद्भुत घटना को कवर करने के लिए। हाँ, तो मैं यही कहूंगी, मैं मेरा असल में सॉरी मेरी बराबर में बिल्डिंग एक डेमोलिश हो रही है, वो बहुत ज्यादा साउंड आ रहा है। मैं यही कहूंगी कि ये किसान शक्ति थी। आप ये देखिए, हम सोच नहीं सकते थे कि अंबानी की चीखें निकल जाएंगी। हम और आप क्या पूरा भारत नहीं सोच सकता था कि हम अंबानी को कदमों में लाकर डाल देंगे, कभी नहीं सोच सकते थे। ये काम भी मेरे भारत के किसान ने कर दिया। इतना सा काम किया कि सिर्फ जियो पोर्ट करा और उन्होंने आग्रह करा लोगों से कि आप जियो पोर्ट करा लीजिए, और अब तक लगभग 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने जियो पोर्ट करा लिया। और इन्होंने पंजाब में जियो टावर को लाइट काट दी और 110 दिन बाद अंबानी की भी चीखें निकल गई। अंबानी ने स्टेटमेंट दिया कि नहीं भाई, हम किसानों के साथ हैं और हम तुम्हारी जमीन नहीं ले रहे, हम ये नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ ये जबानी लॉलीपॉप दे रहे हैं, जैसे जुमला फेंकते हैं मोदी जी। तो अदानी भी उन्हीं के चाटुकार या चेले या फिर ये कहिए सहपाठी हैं, तो उन्होंने भी सोचा कि किसानों को मैं जुमला फेंक देता हूँ, नहीं नहीं हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन किसानों ने दिखा दिया कि अगर हम सब यूनाइटेड हो जाएं या सिर्फ तय कर ले तो हम पूरी सरकारें बदल सकते हैं। ये हमारे हाथ में मंत्र है। तो ये इस वक्त एक पीसफुली त्योहार है। अगर आप ये देखें कि 26 जनवरी हमारा नेशनल फेस्टिवल है, उस पे चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे सरदार, चाहे ईसाई, कोई भी हो, वो हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है कि हम अपने तरीके से सेलिब्रेट करें। तो किसान क्यों नहीं आ सकता सेलिब्रेशन करने? क्या किसान 26 जनवरी को नहीं मानता? जब किसान भारतीय है और हम गांधी सोच वाले हैं, तो किसान तो यही तो कह रहा है कि वो उन ट्रैक्टरों को दिल्ली का बोसा दिलवाना चाहता है, दिल्ली से चुनवाना चाहता है। जो ट्रैक्टर जमीनों पे चलता है, खेती खलियानों में चलता है, तो वो उस ट्रैक्टर को सेंटर के दर्शन कराना चाहता है। और ये सरकार डरी हुई है, बस किसी भी तरह ये चाहती है कि ये मूवमेंट वापस हो जाए। और अभी भी आप यकीन करिए, अगर 26 जनवरी ना आती ना, तो सरकार आराम से मुख बधिर बनी बैठी होती। लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया आ गया और इनको कवर करेगा, इनको पता है कि इनकी कोई वैल्यू नहीं होगी, कहीं भी जाए, कुछ भी ड्रामे करें, सरकार कुछ भी करे, लेकिन सारी मीडिया किसानों को कवर करेगी। इसलिए ये बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और लेबर पेन ले रहे हैं और किसानों को अलग तरीके से समझा रहे हैं। अभी आपने टकैत साहब को देखा, टकैत साहब ने परसों एक लाइव में बोल रहे थे कि हम सरकार से हमें 50,000 झंडे दे दो, हमारे पास झंडे कम पड़ रहे हैं और हम ट्रैक्टरों पर लगाएंगे। तो उसमें बीजेपी के प्रवक्ता वो कह रहे थे, क्यों करोगे, 26 जनवरी तो हमारी है, तुम 25 में निकाल लेना, तुम 26 में निकाल लेना। तो टकैत साहब ने जब भी ये बोला, क्यों भाई 26 जनवरी क्या हमारी नहीं है? क्या किसान दिल्ली नहीं आ सकता? और किसान तो पहली और आखिरी बार आ रहा है, वो फिर चला जाएगा। वो तो भांत भांत का किसान है, कोई दिल्ली के बराबर का तो है नहीं, पता नहीं कहाँ से आया। तो उसके पास तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो सेंटर में आए और इस 26 जनवरी की यादगार बने। लेकिन सरकार डरी हुई, सारे उल्टे सीधे तांडव करती फिर रही है। और जैसे अंबानी अदानी का है कि अंबानी अदानी अब थोड़ा ये दिखा रहे हैं कि हम किसानों के फेवर में, लेकिन अभी जैसे उमाकांत साहब ने कहा कि बिल वापस नहीं जाएगा, क्योंकि अंबानी अदानी की एग्रो कंपनी जो 40-40 है और सरकार के संरक्षण में बनी है, और एक कंपनी की जो कॉस्ट आई वो 500 करोड़ आई है। और ये अभी से नहीं बनना, ये 16 और 17 से बननी शुरू हो गई थी। बिल तो ये अभी लेकर आए, अंडर टेबल चल रहा था। तो मोदी जी बिल वापस अगर लेते हैं तो ये अंबानी अदानी इनको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अंबानी अदानी मोदी जी के यार नहीं है, वो सरकार के यार हैं। कोई भी सत्ता होगी, अंबानी अदानी उसको सपोर्ट करेंगे। पर्सनली मोदी की पपिया नहीं पाएंगे वो। जैसे ट्रंप के साथ हुआ था, मोदी जी हाय मेरा यार है, मेरा लंगोटिया यार है, सब कुछ करा था। और आज इन्होंने अमेरिका में भारत को इतना ज्यादा जलील करवा दिया है कि जो बाइडेन ने भारत के प्रधानमंत्री को बुलाने तक की जहमत गवारा नहीं करी। उन्होंने किसको बुलाया? मनमोहन सिंह को बुलाया। तो
तो ये मोदी जी एक खुशफहमी का शिकार है, क्योंकि इनका ऊपर का जो अपार्टमेंट है खाली है, सोचने समझने की सलाहियत नहीं है, मॉडल समझ के अपना आप को चलते हैं और मॉडल समझते हैं। इस वक्त जो इनका गेटअप है वो रविन्द्रनाथ टैगोर का हो रहा है, क्योंकि बंगाल में इलेक्शन है। तो ये तो एक पपिट है, एक कठपुतली है, जो अंबानी अदानी इनको नचा रहे हैं और इनको आगे कर देते हैं कि बस तुम ये बिल पास करे जाओ, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट को कब्जा करना हो, चाहे इन्होंने जासूस एजेंसी लगा ली, कुछ भी हो। अंबानी अदानी नहीं चाहेंगे, ना होने देंगे कि ये बिल वापस जाए। लेकिन सरकार कुछ भी करे, किसानों को और भारतीयों को अपने संविधान पर यकीन है। हमें पता है कि हमारा संविधान हमें इंसाफ देगा, बेशक देर से दे। कितने जस्टिस को खरीदेंगे, कितनी अदालतों को खरीदेंगे, संविधान तो नहीं खरीद सकते। और किसान अपने जज्बे के साथ बैठा है, ये लंगड़ में जाकर पिज्जे गिन रहे हैं, मूंगफलियां बादाम गिन रहे हैं, और जाहिल ये नहीं सोच रहे कि पिज्जे में जो अन्न यूज होता है वो भी मेरा किसान बनाता है। तो पिज्जा पे भी ये अपना कॉपीराइट समझ रहे हैं कि पिज्जा भी खाली कॉर्पोरेट घराने वाले खा सकते हैं, किसान नहीं खा सकता। तो किसान तो जज्बे के साथ बैठा है और वो इस बिल को मॉडिफाई भी नहीं चाहता। जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाता, किसान बैठा है, चाहे 1 लाख मरे चाहे 2 लाख मरे, क्योंकि मौत तो बरहक है, चाहे सरकार मारे चाहे खुदा मारे। मरना तो है जो यहाँ पर आया है, दोनों सूरतों में ऊपर वापस जाएगा। तो किसान से ये डरे हुए हैं, इसलिए उल्टे सीधे स्टेटमेंट दे रहे हैं। और पूरा भारत ही नहीं, इंटरनेशनल इंसान ये नरभक्षी की बात नहीं कर रही, सरकार जो है नरभक्षी की है, इन्हें खून पीने की आदत हो गई है। तो जितने भी इंसान है, सभ्य नागरिक है, वो किसानों के साथ है, वो अन्नदाता के साथ है। और मैं भी और मेरी पूरी कम्युनिटी भी इन किसानों को पूरा सपोर्ट करती, क्योंकि मैं वाकई इनको भारत का अन्नदाता मानती हूँ। उमाकांत जी, आखिरी सवाल ये जो मैं पूछ रहा हूँ, ये आखिरी दौर का आखिरी सवाल ही है। 26 जनवरी को 1 लाख ट्रैक्टर अगर सड़क पर निकलेंगे, कैसा दृश्य होगा? बड़ा हमारी और आपकी जो जनरेशन है, तो उस जनरेशन के लिए तो ये अद्भुत नज़ारा होगा। और इस देश में एक 7 साल से इस देश में जिस तरह का शासन तंत्र चल रहा है, उस शासन तंत्र के खिलाफ एक जनता की जो अभिव्यक्ति है, सही अभिव्यक्ति, ये तो जो 26 जनवरी की परेड, हमने तो परेड कवर की, 10 साल कवर की मैंने वहाँ खबर लिखने के लिए परेड में जाकर के। मुझे लग रहा है कि पहली बार इस तरह का आज़ादी के आंदोलन के बाद ये पहली बार हुआ कि एक सिस्टम जो कॉर्पोरेट का मुखौटा है, एक सिस्टम जो देश की जन भावनाओं के खिलाफ काम करता है, एक ऐसा सिस्टम जो जिससे देश में सूचनाओं को, मीडिया की खबर की चाहत रखने वाले लोगों की। आप ये बताइए कि आप तो मेरे से वरिष्ठ है हर दृष्टिकोण से, कि हमने वो जमाना देखा है कि लोग अखबार पढ़ने के लिए 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाते थे साइकिल से या मोटरसाइकिल से। कहाँ जा रहे हैं साहब? वो लाइब्रेरी जा रहे हैं। 1 घंटा जाने में, 2 घंटा जाने में, 2 घंटा आने में, और 1 घंटा वो अखबार पढ़ करके वापस आ। ये जो उत्कंठा थी खबरों को जानने की, आज मेरा पेपर वाला कह रहा है कि साहब यहाँ 400 पेपर थे आपकी कॉलोनी में मेरे, अब 20 पेपर रह गए। इसका मतलब मीडिया से विश्वसनीयता खत्म हो गई है। और मुझे अपनी जो, हमारी तो वक्त काफी कट चुका है, आने वाला जो पत्रकार कहता है कि मैं ट्रेनी पत्रकार के लिए मेरा कहीं कर दो, तो मुझे एकदम मेरे आंसू आते हैं कि ये अपना भविष्य को, मैं कई लोगों को बताया भी कि भैया और कोई काम कर लो, पान का खोखा खोल लो, दुकान खोली, ये धंधे में क्यों आ रहे हो? कह रहे साहब मेरा बड़ा इंटरेस्ट है। तो मैंने कहा तुमको जब तुम बड़े होंगे, हमको तो नहीं पूछा, लेकिन अब लोगों को ये पूछा जाता है मीडिया में कि आप पत्रकार हैं? हाँ। कि आप पत्रकार मोदी वाले हो कि मोदी विरोधी हो? मोदी वाले पत्रकार हो? मतलब मुझे ऐसी शर्म आई। मेरे को पूछा एक जगह कि साहब आप क्या पत्रकार हैं आप? मैंने कहा हाँ। कि आप मोदी वाले पत्रकार है कि मेरे को, मतलब मैं 1 मिनट चुपचाप रहा, क्योंकि वो तमाचा था पूरे मैं तो मिल गया उस बंदे को, लेकिन वो तमाचा केवल मेरे पर नहीं था, वो तमाचा पूरा मीडिया पर था, पूरी मीडिया की जमात पर था। और हम इससे मैंने अंदाजा लगाया कि हम लोगों की जो क्रेडिबिलिटी है, हम लोग जब शीशे में अपना चेहरा देखें कि क्या मैं पत्रकार हूँ, क्या मैं देश
लिए जो जमीर है, क्या उसके लिए काम करता हूँ? क्या मैं सूचनाएं लोगों को पहुंचाता हूँ? क्या मैं सत्य सूचनाएं लोगों तक पहुंचाता हूँ? तो मैं इस हालत में आज की तारीख में आज के मीडिया को नहीं पाता हूँ कि हम ये मीडिया अपनी चेहरा देखे और शाम को ये नींद से पहले ये सोचे कि क्या मैंने आज ऐसा कौन सा काम किया कि इस देश में मैंने लोगों को इनलाइटन किया हो, लोगों को जागरूक बनाया हो, सूचना दी हो। दूसरा जो सवाल है कि ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन की जो सबसे बड़ी ताकत, जिसको मीडिया का एक तबका, जो सरकार का भोंपू तबका, मतलब 90% तो है सरकार का भोंपू है, 90% मीडिया, 10% मीडिया है और 10% इंडिविजुअल लोग हैं, पत्रकार, जो शांति से सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि वाकई में समस्या क्या है, समस्या कहाँ है। तो सवाल यह है कि जो विडंबना आज की तारीख में है कि कोई समस्या को इस देश में समझना नहीं चाहता, और इस देश में जो वोट पॉलिटिक्स है, उस वोट पॉलिटिक्स हमारे जनजीवन में, हमारे सार्वजनिक जीवन में इस कदर हावी करा दी गई है कि वोट के, अगर आपको वोट मिल रहे हैं और 51 क्रिमिनल आपको वोट करते हैं तो आप इस देश के शहंशाह हैं। क्रिमिनल वोट करे 51 आपको, और 49 शरीफ लोग अगर आपको जिसको वोट करते हैं वो हार जाए तो वो माथा झुका करके अपने घर 5 साल के लिए बैठ जाए और इस देश की जमीनों को, इस देश के जिसको कहते हैं लोगों की अपेक्षाएं और आकांक्षाओं को, इन पूंजीपति घरानों को गिरवी रख करके वो अपना घर चला जाए, आराम से आंख की हिमालय में चला जाए, तपस्या करने चला जाए। तो ये जो मैसेज ये सरकार दे रही है कि इस देश में 40-50 साल, जो आने वाले जो साल है, उन 40-50 सालों तक इस देश में पूंजीपति राज करेंगे, वही सरकारें बनाएंगे, वही मंत्रिमंडल तय करेंगे, इस तरह का माहौल इस सरकार ने पहली बार क्रिएट किया है। जो आपको मैं सवाल का जवाब समाप्त करूंगा इस लाइनों के साथ कि ये जो मैसेज इस सरकार ने दिया है कि इस आजादी के बाद कि ये सरमाएदारों की सरकार है, ये सरकार कॉर्पोरेट्स की सरकार है। इस सरकार में लोग कहते थे कि अरे कोई अंबानी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, अंबानी पूंजीपति बन सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री, तो इस सरकार ने ये साबित कर दिया कि एक दिन अंबानी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, क्योंकि जब वो आपके लोकतंत्र का चीरहरण करेगा, जब वो आपके जो इंस्टीट्यूशंस को खत्म करवाएगा, उसके इशारे पर आंदोलन को कुचला जाएगा, उसके इशारे पर पार्लियामेंट जैसी सर्वोच्च पंचायत हमारे देश की, वहां ऐसे बिल, ऐसे विधेयक पास होंगे जिन पे कोई चर्चा नहीं होगी, जिनको स्टैंडिंग कमेटी को चर्चा के लिए, आप तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, आपको पता है स्टैंडिंग कमेटी मिनी पार्लियामेंट होती है, सेलेक्ट कमेटीज उनकी स्क्रूटनी करती हैं, पता करती हैं कि इसमें कोई लकोना न रह जाए, क्योंकि आप लॉ मेकर्स की जो भूमिका है, क्या इस पार्लियामेंट में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और इस सरकार लॉ मेकर्स को अपना इसने अदा करने दी, जहां ये बहुमत में भी नहीं थे राज्यसभा में, जहां 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी बिल पास करने के समय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए, वहां ये बिना किसी चर्चा के, बिना किसी बहस के, बिना किसी लाग लपेट के, और अब विपक्ष को फिर कहते, इन्हीं के लोग कहते हैं कि विपक्ष है कहाँ। अरे विपक्ष के आपने पूरा स्पेस खा गए, आप विपक्ष की बातें छपने नहीं देते, विपक्ष की आवाज को आप पार्लियामेंट में नहीं उठने देते, विपक्ष पार्लियामेंट में सवाल उठाता है उसको आप चर्चा नहीं करने देते, उसको, उसके विरोध को आप सुनते नहीं है, वो नाक रगड़ के रह गया कि इसको स्टडी कमेटी में भेजो। अगर इन्होंने स्टडी कमेटी में भेजा होता तो इतनी जो फजीयत है, इतनी जो छिछाले दर है, इतनी पूरी दुनिया में भारत की इनको पता नहीं है। तो ज्यादातर लोग तो अनपढ़ है इस सरकार में, है ना, ज्यादातर के तो शिक्षा भी का भी डाउटफुल केस है, आपको पता ही है, आप मुस्कुरा भी रहे हैं, आपको पता है, इसलिए तो इनकी एजुकेशन का पता इस देश के लोगों को नहीं है कि सच में ईमानदारी से गीता की कसम खा के कहें कि ये जिन्होंने के पास जो डिग्री है वो असली है। टॉप 10 लोगों को आप मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये किस तरह की जमात है, किस तरह के लोग राज कर रहे हैं। तो इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ कि ये विकृति है, ये विडंबना इस देश की कि ऐसे लोग जिनको मीडिया में नहीं रहना चाहिए,
जिनका मीडिया से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं रखना चाहिए, वो मीडिया का एजेंडा सेट कर रहे हैं, जिनको राजनीति की समझ नहीं है, जो इस देश को जानते नहीं, इस देश को समझते नहीं है, इस देश की जो इथोस है, इसके वैल्यूज है और इनहेरेंट वैल्यूज इस देश की है, जो उनका मूल्य नहीं समझते हैं और उनका अवमूल्यन कर रहे हैं, वो इस देश का भाग्य विधाता बने हुए हैं। इस देश के कॉर्पोरेट हाउस जिनको इंडस्ट्री उद्योग लगाने चाहिए, लोगों को रोजगार देने चाहिए, कल्याणकारी जो सामाजिक व्यवस्था में उनको लोगों को रोजगार करिए सकते लोगों की कैसे बढ़े वो काम करना चाहिए, वो देश में कानून बनवा रहे हैं। मतलब जो लॉ मेकर है वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, कॉर्पोरेट्स जो है लॉ मेकर बन गए। तो इन बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें दिमाग में है और आपके पास क्योंकि वक्त की कमी है, वक्त आपके पास सीमित है, मैं बहुत धन्यवाद आपको देना चाहूंगा संतोष जी। और इस मौके पर मैं आदरणीय कमल मुरारका साहब की मुझे बड़ी याद आई। मैं चूंकि यहाँ नहीं था, मैं बाहर था और मैं उनको श्रद्धांजलि भी आपके इस कार्यक्रम के जरिए, वो भी किसानों के उद्योगपति थे और किसानों के हित चिंतक थे, उनको भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा कि ऐसे मैं चंद्रशेखर जी के जमाने से उनको व्यक्तिगत रूप से जानता था और वो जो पार्टी करते थे सालाना पार्टी, उसमें भी हमको नियमित तौर पर बुलाते थे और हमको उनकी कमी खुलेगी। तो आपके इस कार्यक्रम के जरिए मैं उनको भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, अपने सच्ची दिल की श्रद्धांजलि। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद उमाकांत जी, आपको, एमएन रिजवी साहिबा को और सुरेश खैरनार जी को। आप लोगों ने अपने मन की बात कही, दिल की बात कही, सच्चाई से कही और वो आपकी बातचीत में और चेहरे पर झलकता है। इसलिए मैं इस बातचीत को समाप्त नहीं करता, सबने सुना होगा और सबके पास वो सीडी पहुंची होगी। आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। आपने कमल जी का नाम लिया, कमल मुरारका जी का जाना बहुत बड़ी क्षति है और हम सब उन्हें रोज ही याद करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। उनके ऊपर भी हम कार्यक्रम करेंगे जिसमें आपको बुलाएंगे। पर आपने जो कहा, बहुत सारी बातें आपके मन में है, हम लोग लगातार इस सवाल को उसके सही परिप्रेक्ष्य में उठा करके देश के लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। गलत समझाना तो एक बड़ी तेजी के साथ चल रहा है, जिसको हम मेन लाइन मीडिया कह रहे हैं और रोज हमारे पास उसके उदाहरण हैं। हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे क्योंकि ये कोशिश देश सेवा की कोशिश है, देश प्रेम की कोशिश है, राष्ट्र भक्ति की कोशिश है और जो इसके खिलाफ हैं वो देशभक्त शायद नहीं है। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। तो किसानों के आंदोलन को 26 जनवरी को देखेंगे, रोज हम इसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ न कुछ और नए नए समाचार देश के लोगों को देंगे। तो उमाकांत जी, आखिर में आपको, एमएन रिजवी साहिबा को और सुरेश खैरनार जी को धन्यवाद देते हुए इस प्रोग्राम को मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।